हेलो स्टार फ्ला के स्टारियन, स्टार फ्ला इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई चल रही है। जो बच्चे बढ़िया पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, वो स्टार फ्ला इंटर कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़े। चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 है, पहली वीडियो है। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप देखें स्टार फ्ला इंटर कॉलेज की ऐप पर 17 जुलाई से पहली क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो 17 जुलाई से कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है, लगातार पढ़ाई चल रही है हर सब्जेक्ट की। तो अब तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर का नाम आपकी किताब में नाम है विद्युत धारा, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यही हमारा पहला टॉपिक है, विद्युत धारा। प्यारे बच्चों, अगर आपने कक्षा 10 पढ़ी है तो आपने कक्षा 10 में भी एक टॉपिक पढ़ा था जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। 10वीं क्लास की बात करें तो 10वीं क्लास में तरह पढ़ते हैं। ये 10वीं क्लास की बातें हैं, इसे आई से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन T। I विद्युत धारा, Q आवेश और T समय। परिभाषा आपको बनानी आती है, अगर कहीं पर बट्टे में समय होता है तो उसे दर कहते हैं। तो परिभाषा लिखी हुई है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये सारी बातें 10वीं क्लास के लेवल की। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझ सकते हैं हम इसे। देखिए, धारा का मतलब है आवेश का प्रवाह होना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा है। और अगर आपको याद हो, ये चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है। चैप्टर 1 सबसे पहला चैप्टर 12वीं की फिजिक्स की बिल्कुल शुरुआत, सबसे पहला टॉपिक ये था 12वीं की फिजिक्स। चैप्टर 1 सबसे पहला टॉपिक 12वीं की फिजिक्स की शुरुआत किस शब्द से हुई थी? आवेश। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आवेश के बारे में हमने वहां पे समझा था, बिल्कुल शुरुआत में था, पहली क्लास, सबसे पहली क्लास आवेश के बारे में थी। तो हम ऐसा कहते थे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आवेश कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हमने ऐसा समझा था वहां पर चैप्टर 1 की सबसे पहले उसमें टॉपिक में, पहली क्लास में, जो 17 जुलाई को अभी भी स्टार फ्ला इंटर कॉलेज के आपके कॉलेज के ऐप पर है, उसमें हमने ये कहा था कि किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी होना या किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होना ही, ये पढ़ा था हमने पहले। अगर किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाए तो वो वस्तु आवेशित वस्तु बन जाती है। अगर किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाए तो भी वो वस्तु आवेशित वस्तु बन जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन में कमी होने पर भी आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होने पर भी आवेश उत्पन्न होता है। ये भी हमने पढ़ा है। अब पहले जब बिल्कुल मैंने बताया 17 जुलाई की क्लास देख लीजिए, मिल जाएगा। ये भी हमने पढ़ा कि अगर कमी होती है तो वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उस पर प्लस का आवेश आता है। और अगर वृद्धि होती है तो कहने का मतलब ये है आवेश, आवेश को किससे दिखाते हैं? Q से। ये फॉर्मूला चैप्टर में पढ़ा था, Q बराबर, इसमें N क्या है? मैं इसमें लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये फॉर्मूला आपको ये समझाता है कि आवेश का प्रवाह होने के लिए, अरे बताओ, बोलो ना, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना आवश्यक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने से ही आवेश का प्रवाह होता है और आवेश के प्रवाह होने से ही, दोबारा बोलिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने से और आवेश का प्रवाह होना ही। इसका मतलब यह हुआ, अगर किसी तार में धारा है तो वो धारा जब प्रवाहित होगी जब उसमें और आवेश जब प्रवाहित होगा जब, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने से आवेश प्रवाह होता है और आवेश प्रवाह की दर को ही। अगर मैं कह रहा हूं कि पंखा चल रहा है, इस पंखे में करंट है, मैं कह रहा हूं इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और ये लड़का कह रहा नहीं सर इसमें जो है आवेश प्रवाहित हो रहा है, और ये लड़का कह रहा नहीं सर इसमें, इसकी तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, तो हमारी तीनों की बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा आवेश का प्रवाह होगा।
आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा गया। 11वीं क्लास अगर आपने पढ़ी है तो 11वीं क्लास के शुरुआत में पढ़ते हैं मूल राशियां। 11वीं क्लास की फिजिक्स की पहले दिन शुरुआत होती है किससे? 11वीं क्लास में ही शुरू में पढ़ लेते हैं मूल राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की है, उनमें एक थी मूल राशियां। और अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपके याद नहीं हो कि आपने 11वीं क्लास शायद ना पढ़ी हो। मूल राशियां 7 होती है। परिभाषा में कहा गया वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं है, स्वयं पर निर्भर होती है, सेल्फ डिपेंड होती है, अपने ऊपर निर्भर होती है, वे कहलाती हैं मूल राशियां। और फिजिक्स में 7 मूल राशियां हैं। फिजिक्स में 7 मूल राशियां हैं। ये 11वीं क्लास की बात है। उसमें एक है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिर्गत पदार्थ की मात्रा। उसमें इन 7 में एक नाम किसका क्या आता है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा कौन सी राशियों में नाम आया? तो विद्युत धारा भैया कैसी राशि है? मूल राशि। जो 7 होती है उन 7 में एक भी है, तो विद्युत धारा मूल राशि। और मूल राशि का अपना ही मात्रक होता है जिसे हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों का मात्रक मूल मात्रक कहलाता है। ये भी हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। मात्रक होता है एम्पियर और इसकी अपनी ही विमा होती है, विमा होती है इसकी। तो मूल राशि है, धारा मूल राशि है, 11वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। विमा 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। ए मात्रक मूल मात्रक होता है, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो एम्पियर ए और ये मूल राशि, ये बातें कौन सी क्लास की है? तो बच्चों अगर आप ध्यान दो तो ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन कौन सी क्लास की? 10वीं क्लास की। ये कक्षा 10 में पढ़ते हैं। ये बातें विद्युत धारा मूल राशि है, इसका मात्रक मूल मात्रक है, इसकी विमा ए है। ये कौन सी क्लास की? तो अगर देखा जाए तो अब तक तो हमने 12वीं क्लास में कुछ शुरू नहीं किया है। ये फॉर्मूला 10वीं क्लास का, ये परिभाषा 10वीं क्लास की, ये मूल राशि है, ये बात 11वीं क्लास की। इसका मात्रक मूल मात्रक है एम्पियर, ये बात भी 11वीं। तो ये सारी बातें 11वीं क्लास की। अब 12वीं क्लास की देखिए, इसमें दिख रहा है इंपॉर्टेंट बात आती है जिसे हम स्टार बनाकर समझेंगे। देखिए आप ये कह रहे हो कि धारा का प्रवाह होने के लिए आवेश का प्रवाह होना जरूरी है, आवेश का प्रवाह होने के लिए। अब इसमें ये कहा गया है कि विद्युत धारा जो कि आवेश का प्रवाह होने पर प्रवाहित होती है और आवेश इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने पर प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा में दिशा होती है। विद्युत धारा में दिशा होती है। अब इसने इसे समझाया है, एक्सप्लेन करा कि विद्युत धारा में दिशा कैसे होती है, किधर को होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि धारा में दिशा किधर को है? देखिए अभी आप ये कह रहे हो, आप यहाँ पर समझिए, ये कोई हमारे पास में तार है। तार बेलनाकार होता बच्चों, ये तार है और इस तार के अंदर क्या है? ये तार है और धातु है, तो धातु के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तार के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब अभी आप ये कह रहे थे कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वहां पर और जहां आवेश का प्रवाह होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन तो आवेश प्रवाह होगा और जब आवेश प्रवाह होगा, सिंपल सी बात है। अब होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होने का मतलब चलते हैं, चलने का मतलब गति करते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते जाते हैं, ये जो तीर मैं बना रहा हूं आपको दिख रहा होगा, ये तीर इधर को है। किसकी दिशा है ये? इलेक्ट्रॉनों की दिशा है। जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा किधर को है? इधर को। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे को चलते जाते हैं तो ये अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को कहां छोड़ते जाएंगे? अपनी एनर्जी को पीछे की ओर छोड़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से ही तो आवेश प्रवाह होगा और आवेश से ही आपको मैं समझाता हूँ बढ़िया एग्जांपल से। जिम में आपने देखा होगा, जिम में ट्रेडमिल नाम की मशीन होती है जिस पर खड़े होकर के रनिंग करते हैं। देखी नहीं तुमने? उसमें क्या होता है? पहिया होता है, रोलर सा होता है। उस पर हम खड़े हो जाते हैं, मशीन को स्टार्ट करते हैं तो वो रोलर जो है पीछे जाने लगता, पीछे भैया पीछे। और आदमी के पैर कहाँ चलते हैं? तो रोलर कहाँ को जा रहा? आदमी अपने पैर कहाँ को ले जा रहा? तो आदमी तो गति कर रहा है कहाँ को, लेकिन उसकी ऊर्जा से, उसके पैरों की ऊर्जा से वो कहाँ को
धकेल रहा है, उस रोलर को पीछे की ओर धकेल रहा है, रनिंग हो जाती है ऐसे। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब आगे को चलते हैं तो ये अपनी ऊर्जा को कहाँ छोड़ते जाते हैं, और इनकी ऊर्जा से ही तो प्रवाह होता है किसका, आई को क्या कह रहे हो, मतलब धारा किस दिशा में चली, इलेक्ट्रॉन की दिशा में नहीं चली, चले धारा। आपको क्या समझ में आया बताओ, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के एग्जैक्टली, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के, भाई धारा जब प्रवाह होगी जब आवेश प्रवाह होगा, आवेश जब प्रवाह होगा जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होंगे धारा उसके विपरीत दिशा में। अगर इस तार में धारा, अगर इस तार में इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर जा रहे हैं, कौन, तो धारा समझ में बात, अगर किसी तार में धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन, या अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, तो बात क्या दिमाग में आ रही है कि धारा की दिशा, तो यहां से बात पता चलती है कि धारा में दिशा होती है, और इसकी दिशा किसकी दिशा के, जी जी जी, इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। अगर किसी तार में इलेक्ट्रॉन बिंदु सी से डी की ओर जा रहे हैं, सी से डी की ओर जा रहे हैं, कौन इलेक्ट्रॉन, तो धारा, धारा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के, समझ में आ गई बात। तो एक बात यहाँ पे धारा का फॉर्मूला पता चल गया, परिभाषा पता चल गई, ये 10वीं क्लास की बात है। कैसी राशि है, क्लास की बात है। इसका मात्रक मूल मात्रक कहलाता है, ये भी 11वीं क्लास की बात है। इसकी ये भी 11वीं क्लास की बात है। बस यहाँ पर एक नया पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट आया है कि विद्युत धारा में दिशा होती है और इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। बस यहाँ पे एक नई बात किया गया। अगली बात, आपने अगर 11वीं क्लास पढ़ी होती, पढ़ी नहीं है आपने, या पढ़ी है तो आपको याद होगा, 2 तरह की राशियां होती हैं बच्चों, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश किसे कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं होती। सदिश किसे कहते हैं, इसमें क्या होती है, तो ये कैसी राशि है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ उसे ध्यान से देखें। विद्युत धारा एक सदिश राशि, आप इतना लिखा हुआ देखिए, मैंने लिखा है, अभी पढ़ा भी है, बोल भी लिखा, विद्युत धारा में दिशा लिखा हुआ, यहाँ पे भी हमने लिखा विद्युत धारा में दिशा। अब आप स्टडी क्या करके, आप करके आगे जिसमें दिशा होती है वो सदिश होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है परंतु यह अदिश राशि है, वो काम की बात है। दिशा है, दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के, तो दिशा तो होती है, लेकिन दिशा होने के बावजूद भी ये अदिश राशि है, क्यों है वो हम समझेंगे। तो विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जो दिशा होने के बावजूद भी, वरना जिनमें दिशा होती है उन्हें तो हम सदिश कहते हैं, लेकिन विद्युत धारा दिशा है, दिशा होने के बावजूद भी कैसी राशि है, क्यों है, ये हमें समझना है। आप जरा यहाँ पर देखिए, इसे आप नोट कर सकते हैं, वीडियो में पहले आ गया तो ये सारा नोट कर सकते हैं। अब ये विद्युत धारा दिशा होने के बावजूद भी सदिश नहीं है, अदिश राशि है, क्यों है ये समझते हैं। देखिए एक तार ये है, सपोज कीजिए इसमें धारा है 3 एम्पियर, एक दूसरा तार ये है, इस तार में धारा है 4 एम्पियर, दोनों तार 90 डिग्री पे एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर के दोनों से मिलकर के एक नया तार बन जाता है। तो एक तार में धारा 3 एम्पियर है,
मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 10वीं क्लास अगर आपने पढ़ी होती तो आपको पता होगा किसी तार में कितना करंट है। ये बल्ब जल रहा है तो इस बल्ब से जुड़ा हुआ जो तार है उस तार में कितना करंट है, कितना धारा है, इसका मान हम पता कर सकते हैं। धारा को हम नाप सकते हैं। धारा को नापने के लिए मशीन बनाई गई है जिसका नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। ये बात कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10वीं क्लास में पढ़ते हैं कि धारा नापने वाला यंत्र एमीटर होता है, विभवांतर वोल्टेज नापने वाला यंत्र वोल्टामीटर होता है। आई रिपीट, धारा नापने वाला यंत्र एमीटर। तो इस तार में 3 एम्पीयर का करंट है, बात हमसे किसने बताई? एमीटर ने आपको बता देगा इसमें 4 एम्पीयर का करंट है, दोनों का मिलकर तार बन गया। अब देखिए वेक्टर आपने अगर 11वीं क्लास में पढ़े होते, वेक्टर का एक रिजल्ट का फॉर्मूला होता है 90 डिग्री के कोण पर है। तो वेक्टर के रिजल्ट का ये जो मैं लिख रहा हूँ 11वीं क्लास का फॉर्मूला बच्चों, √a² ab cos थीटा। 11वीं क्लास में पढ़ते हैं वेक्टर, हिंदी में कहते हैं सदिश। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11वीं में, जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो 11वीं क्लास में चैप्टर है समतल में गति, मोशन इन प्लेन नाम का चैप्टर है फिजिक्स में, समतल में गति। उस चैप्टर में वेक्टर पढ़ते हैं, सारा चैप्टर वेक्टरों से है भरा हुआ। वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश। तो बच्चों उसी चैप्टर में रिजल्ट का फॉर्मूला ये है √a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर एक वेक्टर 3 है, आप a की वैल्यू 3 रखिए, एक वेक्टर b, तो a की वैल्यू 3 रखे, चलो रखे जरा, √a की वैल्यू 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर 4 cos 90। सोल्व कर सकते हो? 3 का स्क्वायर 15, 3 का स्क्वायर होता है 9, एक 6 बता रहा है 6, 4 का स्क्वायर 2 तिया 6 चौक 24, के बाद में cos 90, 90 cos 90, मैथ में cos 90 का मान होता है 0। ये तो सारा 0 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 9 और रिजल्ट कितना आया? 5 एम्पीयर आया। वेक्टर के हिसाब से, वेक्टर के फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट 5 एम्पीयर आया। लेकिन जब हम धारा नापते हैं, धारा किससे नापते हैं? एमीटर बताता है 7 एम्पीयर। 3 ये 4 ये जोड़ दिया उसने, तो सीधा सीधा कितने बताता? 7 एम्पीयर। तो अगर वेक्टर होता, अगर इसमें ये सदिश होते तो फिर हमसे कितना आना चाहिए था? लेकिन एमीटर कितना बताता? जबकि वेक्टर के हिसाब से कितना होना चाहिए? 5। इसका मतलब अगर ये वेक्टर होते तो ये भी तो 5 नापता। अगर धारा सदिश होती तो फिर एमीटर कितना नापता? लेकिन एमीटर कितना बताता? इसका मतलब ये हुआ कि ये दिशा होने के बावजूद भी वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेक्टर का रूल है, वो नहीं, नियम है, ये उसे फॉलो नहीं करेगा। तो क्योंकि परंतु यह सदिश राशि है, क्योंकि यह सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती। कौन? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा दिशा तो रखती है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है, सदिश नहीं है। क्यों नहीं है सदिश बताओ? क्योंकि दिशा होने के बावजूद भी ये सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती। तो बहुत ही काम की बात हुई है। धारा का सूत्र हमें पता चला, परिभाषा हमने बनाई, ये बात पता चली मूल राशि है, ये बात पता चली इसका मात्रक एम्पीयर है, ये बात पता चली इसकी विमा a है, और ये बात पता चली कि इसमें दिशा होती है। कैसे होती है वो भी पता चल गया कि इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आ गई कि दिशा होने के बावजूद भी ये सदिश नहीं है, अदिश है। क्यों है? क्योंकि ये सदिश के जो नियम है अगर उनका पालन करती तो फिर एमीटर धारा को कितनी नापता? 7 बता रहा, तो सीधा सीधा 3 4 7 होगा और सीधा सीधा जुड़ गया, तो ये अदिश राशि। उम्मीद है आपको धारा के बारे में सारी बात समझ में आगे होगी। अगली क्लास इसी से कंटिन्यू करेंगे, अध्ययन कर लीजिए। थैंक यू।